हेलो फ्रेंड्स, आजकल हर जगह पर म्यूकरमाइकोसिस नामक बीमारी की चर्चा बहुत ज़्यादा आम है। मीडिया में, सोशल मीडिया पे हर जगह ये बीमारी चर्चा का विषय बनी हुई है और ऐसा बताया जा रहा है कि जो पेशेंट्स कोविड-19 से रिकवर हो रहे हैं उनको ये बीमारी हो जा रही है और ये कोविड-19 से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। इसकी मॉर्टेलिटी रेट लगभग 50% है या कई लोगों को सर्जरी तक करना पड़ता है। तो इस बीमारी के बारे में हम ये जानकारी लेकर इस वीडियो के माध्यम से आए हैं और आपको पूरी जानकारी कि ये कैसे होती है, किन लोगों को होती है, कैसे हम इससे अपने आप को बच सकते हैं, इसका काजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, सारी जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। तो इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखिएगा और इसको और लोगों तक शेयर कर अवश्य करिएगा, ताकि हम जब किसी बीमारी से अवेयर रहेंगे तो उसके प्रति हमारा डर दूर रहेगा और हम उससे लड़ने में सक्षम रहेंगे। फ्रेंड्स, म्यूकरमाइकोसिस जो है ये म्यूकरमाइसीट्स नामक एक फंगस से होता है और ये फंगस जो है वो इसको ब्लैक फंगस या ब्लैक मोल्ड भी कहते हैं, जो आम तौर पर ऐसी जगहों पर पाया जाता है जहां पर चीज़ें सड़ रही हों या फिर एटमॉस्फेयर में भी इसके स्पोर्स मौजूद होते हैं। अब प्रश्न उठता है कि क्या ये बीमारी नई है या कोविड के तरीके से या पहले से थी। ये बीमारी बहुत दिनों से है और लेकिन रेयर थी। ज़्यादातर लोगों को ये बीमारी अफेक्ट नहीं करती है। ये कोविड-19 की तरीके से कोई नई बीमारी नहीं है, इसलिए इससे डरने की हमको कोई आवश्यकता नहीं है। अब आते हैं कि ये बीमारी किन लोगों को हो सकती है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। फ्रेंड्स, ये बीमारी ऐसे लोगों को होती है जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम होती है, चाहे वो बहुत लंबे समय तक आईसीयू में रहे हों उसके कारण से या किसी लंबी बीमारी से ग्रस्त हों इसके कारण से उनकी इम्यूनिटी बहुत कम हो गई हो, या जिनको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ रहता है, बहुत दिनों तक उनका शुगर 400-500 चल रहा है, उन शुगर का उन्होंने प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया, ऐसे लोगों को इस इन्फेक्शन का चांस है। या फिर कई बार हमको जो है ऐसी दवाएँ देनी पड़ती हैं जिससे कि आदमी की इम्यूनिटी कम हो जाती है। जैसे कई बार ऑर्गन ट्रांसप्लांट में, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट में ऐसे जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो हमको इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स देना पड़ता है, जिससे कि जिसको ट्रांसप्लांट हुआ है वो बॉडी उस आर्गन को आसानी से एक्सेप्ट कर ले। तो ऐसे में जिनको इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स चल रही हैं उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, उनको इस बीमारी के चांसेस हैं। या फिर कोविड-19 के पेशेंट्स जो कोविड-19 से रिकवर होते हैं उनमें बहुत कम परसेंट को, याद रखिएगा, बहुत कम परसेंट को ये बीमारी होने के चांसेज हैं। वो भी किन लोगों को, इस पर हम थोड़ा सा विस्तृत चर्चा करेंगे, क्योंकि ये जो है ये जो इस समय न्यूज़ आ रही है ये ऐसे ही खबर आ रही है कि जो पेशेंट कोविड-19 से रिकवर होते हैं उनको ये बीमारी हो जाती है। ये बिल्कुल भ्रामक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोविड-19 में आप जानते हैं कि 70 से 80% लोग जो है वो एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं, उनको कोविड तक के लक्षण नहीं आते हैं, उनकी इम्यूनिटी अच्छी है तो उनको ये बीमारी कहीं से नहीं हो सकती। दूसरी तरफ जो लोग होम आइसोलेशन में जो है सही ठीक हो जाते हैं, या जो कोविड की किट आती है केवल उसको खा के ठीक हो जाते हैं या होम्योपैथिक दवाओं से ठीक हो जाते हैं, उनको ये बीमारी बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि एक तो उनकी इम्यूनिटी अच्छी है, दूसरी ऐसी कोई ड्रग उनको नहीं दी गई जिससे उनकी इम्यूनिटी पर कोई फ़र्क पड़ा हो। तीसरी, ऐसे कैटेगरी के पेशेंट आते हैं जिनको हमको जो है कार्टिकोस्टेरॉइड चलाना पड़ा है, या कार्टिकोस्टेरॉइड ऐसी ड्रग्स हैं जिनमें ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा कम होने लगती है और जो हमारा लंग्स है उसमें इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, जिसमें सीटी स्कोर आपने सुना होगा कि जो है 17, 18, 19 आता है। ऐसे लोगों में हमको कार्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स जो है उसमें मेथिलप्रेडनिसोलोन है, डेक्सामेथासोन है या फिर कार्टिजोन है, इस ग्रुप की दवाएं हमको चलानी पड़ती हैं। ऐसे लोगों में इम्यूनिटी घटती है, ये इन दवाओं का साइड इफ़ेक्ट है। ये दवा दो तरीके से नुकसान करती है, एक तो इम्यूनिटी घटाती है, दूसरी तरफ जो है ये जो डायबिटीज़ है उसको बढ़ा देती है। तो अगर पेशेंट डायबिटिक है तो उसका डायबिटीज़ अनकंट्रोल हो जाता है। नॉन डायबिटिक पेशेंट में भी अगर लंबे समय तक ये दवाई चलाई जाती है
तो भी उनमें शुगर बढ़ जाता है, लेकिन वो जो है जब दवाई हम बंद कर देते हैं तो ज़्यादातर केसेज में ये फिर रिकवर हो जाता है। तो ऐसे लोगों को भी बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है जिनको ये दवाएं दी गई हैं उनको ये बीमारी हो ही जाएगी। उनमें भी कहीं 0.01% लोगों में कहीं ये चांस है इन्फेक्शन के कि ये इन्फेक्शन लग जाए, लेकिन ये बहुत रेयर है ऐसे लोगों में भी जो कोविड-19 से ठीक हुए हैं। तो मेरा आप लोगों से ये अनुरोध है कि ऐसे लोगों को बिल्कुल पैनिक ना करें कि जो कोविड से लड़ रहे हैं, आज जो कोविड से लड़ रहे हैं, कल उनको एक नई बीमारी से लड़ना होगा, ऐसा मैसेज उन तक जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। 99.99% आप बिल्कुल सेफ़ हैं। ऐसी कोई जो है म्यूकरमाइकोसिस आपको नहीं होने जा रही है। अब आते हैं जो अगला क्वेश्चन है कि ये कैसे फैलता है, ये स्प्रेड कैसे करता है। जैसे कोविड-19 को हम जानते हैं कि ये जो है पर्सन टू पर्सन फैलता है, कंटेजियस बीमारी है। बात करते समय, छींकते समय, खांसते समय या सरफेस को टच करके अपना नाक छूते समय, ऐसे में ये हम तक पहुंच जाता है। तो जो ये म्यूकरमाइकोसिस है ये ऐसे नहीं फैलता है। म्यूकरमाइकोसिस के स्पोर्स जो है वो एयर में रहते भी हैं और वो हम इनहेल करते हैं, लेकिन हमारी इम्यूनिटी उनको ख़त्म कर देती है। तो वो जो है जब तक अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी है तब तक ये बीमारी नहीं होगी, और अगर किसी को ये बीमारी है भी तो उससे वो अगले पर्सन को ट्रांसफ़र नहीं होगी। ये आप बिल्कुल क्लियर रहिएगा। अगला है कि अब अगर ये बीमारी किसी को हो गई तो हम पहचानेंगे कैसे कि ये बीमारी म्यूकरमाइकोसिस नामक उस आदमी तक पहुंच गई है। फ्रेंड्स, इससे पहले हम जानते हैं ये हम तक पहुंचती कैसे है। म्यूकरमाइकोसिस का जो म्यूकरमाइसिट्स को जो स्पोर्स हैं वो एटमॉस्फेयर में रहते हैं, उनको हम नाक या मुंह से इनहेल करते हैं, और ये इनहेल करने के बाद ये जा कर के हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन में, चाहे नाक की म्यूकस मेम्ब्रेन है या मुंह की म्यूकस मेम्ब्रेन में, ये जाके चिपक जाता है। वहाँ पर एक जो हमेशा फंगस जब इन्वेट करता है तो उसका जो है इन्फेक्ट करने का तरीका दूसरा होता है। वो जिस टिश्यू पर सेटल डाउन होता है वहाँ पर वो अपना माइसीलियम, मतलब एक तरीके से आप जैसे समझिए कि जैसे पेड़ होता है, पेड़ का जब बीज मिट्टी में जाता है वहाँ पर वो जड़ें वहाँ से निकलने लगती हैं और ऊपर स्टेम निकलने लगता है। ठीक वैसे ही जब इसका स्पोर जाके जिस टिश्यू पर सेटल डाउन होता है, बैठता है, वहाँ पर इसका माइसीलियम रूट्स उसकी निकलने लगती हैं और धीरे धीरे तेज़ी से वो अंदर को ऐसे स्प्रेड करता चला जाता है। आसपास के टिश्यूज़ में इसके माइसीलियम फैलते चले जाते हैं। वहाँ से एक जो है हाइफा बाहर निकलता है, वहाँ स्पोर बनता है। स्पोर फिर वहाँ से ब्रस्ट होता है, वो उसमें से फिर और ज़्यादा टिश्यू को आगे इन्वेट करता है। आगे ऐसे इन्वेट करते करते ये पूरा फैलता हुआ चला जाता है। यहाँ पर जिस टिश्यू में ये इन्वेजन होता है उस टिश्यू को सड़ाने लगता है। तो इसका जो पहला सिम्टम आएगा वो नाक में या मुंह में आएगा। सबसे पहले इसमें चकत्ते जैसे लाल या काले चकत्ते जैसे दिखाई देते हैं। उसके बाद जैसे जैसे ये स्प्रेड करेगा, अगर नाक से स्प्रेड कर रहा है तो हमको जो है इसके सिम्टम्स आएंगे। हमको नाक बंद हो जाएगी, हमारे नाक से कभी कभी ब्लड आएगा या कभी कभी ब्लैक फ्लूइड ऐसे आ जाएगा। तो वो चूँकि उसके स्पोर्स होते हैं, स्पोर्स जब हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन से मिल करके जब बाहर निकलते हैं तो ब्लैक उसका कलर होता है। तो इस तरीके से ब्लैक कलर का अगर तरल आ रहा है या फिर जो है कभी कभी नोज़ ब्लीड हो जा रही है, लेकिन अक्सर नोज़ ब्लीड दूसरे कारण से भी हो जाता है, तो उसको आप इससे कभी कोरिलेट मत करिएगा। एक सिम्टम पकड़ के कभी कोई बीमारी का हमको जो है डायग्नोसिस नहीं बनानी चाहिए जब तक एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स वहाँ पर नहीं हो। इसके बाद फिर जो है जब ये हमारे नाक से आगे बढ़ेगा तो ये कहाँ जाएगा, इसके पीछे हमारा साइनसेज है, तो इसके अंदर से ये इसका हाइफा जो है ये साइनसेज तक पहुँचता है। अब जिस साइनस की तरफ पहुँचेगा उस तरफ का जो है सिम्टम आना शुरू करेगा। मान लीजिए राइट को जाएगा तो राइट को, अगर लेफ़्ट को ज़्यादा जाएगा तो लेफ़्ट को, तो वहाँ क्या होगा, एक यूनिलेटरल जो है वो फेशियल स्वेलिंग होगी। एक साइड में हमारे यहाँ पे या यहाँ पे स्वेलिंग आएगी, वो स्वेलिंग आगे जा कर के रेडनेस होगा। रेडनेस होने के बाद फिर वहाँ पे पेन हो सकता है, साइनस कॉन्जेशन के सिम्टम्स आने लगेंगे, पेन होगा, रेडनेस होगा, कभी कभी वहाँ पर फिर जो है ब्लैक नेक्रोस टिश्यू बनने लगते हैं। इस तरीके से साइनस
चाहे ये पैराइटल साइनस, फिर यहाँ पे फ्रंटल साइनस, वहाँ तक पहुँचेगा। उसके बाद फिर जो है ये कहाँ जाएगा, कभी कभी ये आई के ऑर्बिट में पहुँच जाता है। आई के ऑर्बिट में पहुँचेगा, वहाँ के टिश्यूज़ को जो इन्वेड करता है, तो वहाँ पे फिर आई के सिम्टम्स, वहाँ पे पेन होगा, आँखों में लालपन होगा, रेडनेस होगा, आँखों से पानी आ सकता है। फिर उसके बाद जो है चूँकि अंदर से टिश्यू जो है वो वहाँ पर इन्फ्लेम होगा, तो आई जो है वो थोड़ा सा बाहर की तरफ बल्जिंग आउट ऑफ आइज हो सकता है। इसके बाद फिर जो है कभी कभी विजुअलाइजेशन में प्रॉब्लम होगी, देखने में दिक्कत होगी, और धीरे धीरे कभी कभी क्या होता है कि आँखों की रोशनी तक जा सकती है। ये आई का हो गया। नीचे लोअर जॉ में ये सिम्टम पहुँच सकता है। फिर यहाँ से ये हो सकता है ब्रेन तक पहुँचने की कोशिश करे। अगर ब्रेन में जाता है तो मेनिंजाइटिस के सिम्टम होंगे, तेज़ सर दर्द, बुखार, तेज़ बुखार, उल्टी, और फिर जो है झटके आना, ये सब सिम्टम्स हो सकते हैं। नीचे अगर यहाँ से ये थ्रोट में जाएगा तो कफ के सिम्टम्स हो सकते हैं। उसके बाद फिर लंग्स में जाएगा तो वहाँ पे चेस्ट पेन हो सकता है, और जो है बहुत ज़्यादा कभी कभी ब्लड भी आ जाता है, हेमाप्टाइटिस हो सकती है। और अगर ये फिर इसके बाद जो है ब्लड के थ्रू अगर पूरी शरीर में पहुंच जाएगा तो जिस ऑर्गन में जाएगा वो ऑर्गन का फेल्योर हो सकता है, मल्टी ऑर्गन फेल्योर हो सकता है, सेप्सिस हो सकती है, और पेशेंट की डेथ हो सकती है। ये इस तरीके से इसका स्प्रेड करने का जो वो है। अगर आपको इस तरीके के कहीं लक्षण दिखें, बहुत तेज़ बुखार के साथ खांसी हो, और इस तरीके से कहीं यूनिलेटरल फेशियल स्वेलिंग हो, या इस तरीके से एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स कहीं मैच कर रहे हो, तब ये माना जाएगा कि हाँ, इसको म्यूकरमाइकोसिस नामक बीमारी हो सकती है। लेकिन ये एक बात फिर याद रखिएगा कि ये बहुत रेयर है। अपने से डायग्नोसिस बना करके पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए। इसमें मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये अगर 4-5 सिम्टम नहीं है तो एक सिम्टम लेके कभी पैनिक मत होइएगा। अगर आपको कोई दिक्कत लग रही है तो आप किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिलिए, वो आपको जो है बताएगा कि आपको ये बीमारी है कि नहीं है। अब इसके बाद आते हैं कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशंस कराएं जिससे हमको ये पता चलता है कि ये बीमारी हमको है कि नहीं है। इसके लिए सीटी स्कैन कराते हैं, जिस पार्ट में होता है सीटी हेड करवा लेते हैं। उसके बाद जो है सीटी पीएनएस करवाते हैं, जिस पार्ट में प्रॉब्लम होती है वहाँ का सीटी स्कैन करवाते हैं, एमआरआई करवाते हैं, या जो है फाइनल डायग्नोसिस के लिए जिस पार्ट में हमको शक है वहाँ से एक टिश्यू का टुकड़ा लेकर के उसकी बायोप्सी करा देते हैं। तो ये इस तरीके से इसकी डायग्नोसिस बनती है। अब ट्रीटमेंट में एलोपैथिक में एंटी फंगल ड्रग्स के इंजेक्शन दिए जाते हैं। इनिशियल स्टेज में जैसे बीमारी पता चल जाती है, ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होती, सबसाइड हो जाती है बीमारी। अगर ये बीमारी आगे बढ़ जाती है और हमको लगता है कि लाइफ बचाने के लिए कहीं कहीं हमको सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, कभी कभी हमको जो है आँख तक वहाँ निकालना पड़ता है। अगर लगता है कि आई ऑर्बिट से ये बीमारी पीछे जो है ब्रेन तक पहुँच जाएगी, तो हमको ये सब सर्जिकल ऑपरेशंस करने पड़ते हैं। वो डॉक्टर डिसाइड करता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कितनी सीवियरिटी है, कितनी सीवियरिटी नहीं है। तो इस आशा के साथ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इस वीडियो में आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। अंत में मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ कि किसी भी बीमारी के बारे में जानिए, उसको समझिए, लेकिन उससे डरिए बिल्कुल नहीं। जितनी हम जानकारी रखेंगे, जितना अवेयरनेस हमारे अंदर होगा, उतना हम उस बीमारी से लड़ सकते हैं, और उतना अपने आप को, अपने परिवार को, अपने स्वजनों को उस बीमारी से बचा सकते हैं। तो इस आशा के साथ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, एक जानकारी आप तक पहुंची होगी। इस वीडियो को आप पूरा देखिए और आगे लोगों को शेयर करिए। इस बीमारी के बारे में बात करते समय एक पॉजिटिविटी लोगों तक पहुंचाइए कि ये बीमारी बिल्कुल ख़तरनाक है, लेकिन बहुत ज़्यादा रेयर है, आसानी से जो है वो हम तक पहुंचने वाली नहीं है। धन्यवाद।